हेलो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी द्वारा जारी पुस्तक कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। चौथा अध्याय ग्लोब हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अक्षांश, देशांतर रेखाएं आदि पूर्ण कर ली थी। और इसका दूसरा पार्ट हमारा जो बाकी था आज हम पूरा करेंगे। इसमें जानेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ और घूर्णन गति और ऋतुओं के बारे में। तो पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली होती है दैनिक या घूर्णन गति, दूसरी होती है वार्षिक या परिक्रमण गति। यानी कि दैनिक जो अब एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है वो तो घूर्णन गति कहलाती है, और एक वर्ष में जो सूर्य के पूरे चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो घूर्णन गति के बारे में जानते हैं। घूर्णन गति, आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि घूर्णन पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, और जिसे हम सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है, उसको जानते हैं सौर दिवस के नाम से। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। क्या कारण है उसके? पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मानक का एक सुविधाजनक पैमाना मिल जाता है, जिससे 24 घंटे को दिन और रात, घंटों, मिनटों, सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि पृथ्वी के घूमने से हमें एक तो ये पता लग जाता है कि दिन कितने घंटे का होगा, कितने रात कितने घंटे की होगी, कितना समय है, कितना समय नहीं, सूर्योदय कब होगा, अस्त कब होगा, है ना। दूसरा है पृथ्वी की भौतिक और जैविक क्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है। और दूसरा इसका जो प्रभाव है वो है कि भौतिक और जैविक क्रियाएं जो हैं इससे बहुत प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं कि अब सूर्य उदय हो गया, जिसको दिन में काम जो भी काम करना होगा, खाना होगा, किसी के कुछ इकट्ठा करना होगा, तो वो सब अपने अपने इकट्ठे कर लेंगे। जैसे पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ पशु की क्रियाशीलता दिन में होती है और कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, लेकिन दूसरे भाग जो कि सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब पर वह वृत्त गोला जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। जैसे ये चित्र दिया हुआ है आपके सामने, इस चित्र में सूर्य से ये किरणें जा रही हैं, ये पूरी हमारी पृथ्वी है। तो इसके आधे भाग पर तो उजाला है और आधे भाग पर अंधेरा, लेकिन इस अंधेरे और उजाले भाग को जो अलग कर रही है इस रेखा को बोलते हैं प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त। देखें, एक प्रयोग भी देख लेते हैं। एक टॉर्च लीजिए, इसके द्वारा ग्लोब पर किसी एक दिशा से लगातार रोशनी डालें और ग्लोब को अपने अक्ष पर घुमा कर देखिए। इससे आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया कैसे होती है। अब जानते हैं परिक्रमण गति। पिछले अध्याय में आप जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिसे पथ यानी कि रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी पथ को क्या कहते हैं? कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं।
सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने में इसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे जो होते हैं 4 वर्षों में, ये 6 घंटे मिलकर के क्या बन जाते हैं, 24 घंटे, यानी कि एक दिन बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यह एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में, यानी कि हर चौथे वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिनों के बजाय 29 दिन का आता है, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे वर्ष 2012 जो था एक लीप वर्ष था। हर चौथे वर्ष जो होता है, हर चौथा वर्ष वो लीप वर्ष होता है, यानी कि उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ऋतुओं के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से लेकर के सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक ग्लोब बनाया। इस ग्लोब में ये भूमध्य रेखा है और इसी तरह से ये कर्क रेखा बनाई और ये मकर रेखा बनाई। ये यहाँ पर सूर्य है। सूर्य जो है, ये पृथ्वी झुकी हुई है थोड़ी सी 23.5 डिग्री। तो जब ये झुकी हुई है तो ये यहाँ पर है। अभी मान लीजिए ये 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर है तो यहाँ पर दिन और रात बराबर है। जब ये आगे चल करके यहाँ आ जाएगी, यानी कि 21 जून को, तो ये सूर्य जो है सीधा कहाँ पर चमकेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यानी कि कर्क रेखा पर चमकेगा। तो इसको उत्तरी अयनांत भी बोलते हैं। फिर यहाँ से उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय होगा, यानी कि रातें बड़ी दिन छोटे होंगे। फिर आ जाता है समय 23 सितंबर फिर भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। उस दिन फिर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। और फिर आगे चलते हैं, वो आता है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य, यानी कि सूर्य चमकेगा यहाँ पर। ये दक्षिणी अयनांत है। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकेगा। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होगी और यहाँ पर हमारे यहाँ जहाँ उत्तरी गोलार्ध में, हम भी उत्तरी गोलार्ध में हैं, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर सर्द ऋतु होगी और यहाँ पर रात बड़ी और दिन छोटे होंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि मार्च से लेकर के सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और सितंबर से लेकर के बसंत ऋतु तक, यानी कि यहाँ पर होगा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पर सर्द ऋतु होगी, और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पर सर्द ऋतु होगी। तो देखिए, आगे जानते हैं। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर होती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुवत या बसंत विषुवत कहते हैं। जब 21 मार्च को सूर्य
भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तो उसको बोलते हैं उत्तरी विषुवत या बसंत विषुवत, यानी उस समय हमारे यहाँ बसंत विषुवत या बसंत ऋतु होती है। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर बढ़ती जाती हैं। 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें होती हैं। इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और फिर आता है 23 सितंबर। 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। इसे दक्षिणी विषुवत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती है। 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस कारण दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें होती हैं। इसे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण 1 वर्ष का पूरा कर लेती है। यानी कि ऋतुएं इस प्रकार बनती हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इस वजह से। तो आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलीय घटना है, जिसे देखने के लिए हम वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए सूर्य ग्रहण की स्थिति कुछ डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये सूर्य और ये चंद्रमा और ये है पृथ्वी। ये इस तरह से एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब एक रेखा पर स्थित है। अब जैसे कि देखा, ये सूर्य है, सूर्य से जो ये रोशनी जा रही है यहाँ पर, तो ये इससे अवरुद्ध होगा और ये रोशनी पड़ेगी यहाँ पर पृथ्वी पर। तो यहाँ पर ये जो दिखाई देगा, जो सूर्य यहाँ से सूर्य में थोड़ा खंडित दिखाई देगा, यानी कि चंद्रमा की छाया दिखाई देगी पृथ्वी से देखने पर। तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, यानी कि आज चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा। देखिए आगे चलते हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है तो किसी पर आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती हैं तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित हो जाने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो देखिए, जब स्थिति सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की बनती है तो सूर्य से आने वाली किरणों के कारण यहाँ पर हम चंद्रमा की छाया देखते हैं तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। लेकिन
जब स्थिति सूर्य की बनी और फिर पृथ्वी की और फिर बनती है चंद्रमा की, तो ऐसी स्थिति में अब सूर्य से जो किरणें आ रही है उसकी छाया किसकी छाया पड़ेगी? पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर। तो क्या होगा? उस समय दिखाई देगा चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्र ग्रहण पे कुछ धब्बा सा दिखाई देगा, छाया का दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये देखिए, ये यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है ये चांद पर, यहाँ से फिर प्रकाश जा रहा है ये यहाँ पर पूर्ण जो ग्रहण है ये दिखेगा, और ये जो काला काला जो भाग है पूरा वाला, ये वाला, इस पर दिखेगा यहाँ पर आंशिक ग्रहण। तो इस तरह से ये सूर्य ग्रहण है जो अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। आओ करके देखते हैं एक प्रयोग। एक टॉर्च तथा एक बड़ी व एक छोटी गेंद लीजिए। दोनों गेंदों को एक सीधी रेखा में रखिए। बड़ी गेंद को एवं छोटी गेंद को, पहले बड़ी गेंद को रखिए, फिर छोटी गेंद को बाद में रखिए। अब टॉर्च को सूर्य का प्रतीक मानकर बड़ी गेंद पर रोशनी डालिए। अब देखिए कि बड़ी गेंद की छाया किस प्रकार छोटी गेंद पर पड़ती है। इस प्रकार ये ग्लोब का जो अध्याय है आज समाप्त होता है। आपको ये अध्याय कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण। मानक समय किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर नए दिन की शुरुआत का स्थान। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनिए। वह रेखा जो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है पृथ्वी को, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा। मैंने बताया था ये कौन सी रेखा है जो दो भागों में बांट रही है? विषुवत रेखा। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्यतः 365 दिन होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक अधिवर्ष दिया हुआ है तो उसमें एक दिन और जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 366। पृथ्वी का भू मध्यवर्ती व्यास कितना होता है? यह आप कमेंट करके बताइए। भारत का मानक समय, ये भी आप कमेंट करके बताइए। 2 प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। आप 2 प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।